हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन एकाग्रता। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, नेचर ऑफ पॉलिटी हमने पढ़ी थी, यानी कि राज्य व्यवस्था की प्रकृति पढ़ी थी, जो क्या है हमारी फेडरल नेचर की है। फेडरल नेचर से क्या मतलब है? DSWRA, जिसके अंदर हम जो कि हमारे क्या है 5 पॉइंट्स हैं, ग्लोबल पॉइंट्स हैं, जो कि बताते हैं किसी भी कंट्री को ये फेडरल होने के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। अगर ये पॉइंट्स नहीं होंगे तो वो क्या देश फेडरल नहीं माना जाएगा। तो हमने दो पढ़ लिए थे, जिसमें पहला आता हमारा डिवीजन ऑफ पावर, दूसरा है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये थोड़ी सी जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है थोड़ा पिछले लेक्चर का है, इसमें हल्की सी मिस्टेक हो गई थी। जैसे हम जिसमें हमने सुप्रीमेसी ऑफ लास्ट लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या था हमने एग्जाम्पल में चैप्टर 5 पार्ट 6 के हाई कोर्ट का लिखा था कि हाई कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन होगा वो एक से ज्यादा स्टेट में लागू हो सकता है। ये कौन से अमेंडमेंट में था? वो था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पिछली वीडियो में था 1947, जो कि नहीं है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, जो है 1956। कभी कोई बाय मिस्टेक हो जाता है तो ये क्या है हमारा 1956 है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब आ जाता है हमारा 5 ग्लोबल पॉइंट्स में क्या है, रिटन, रिजिडिटी और अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स। बाकी जो 3 बचे हैं अब हम उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने अपने पहले लेक्चर में बता ही दिया था, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अच्छे से पढ़ने के लिए प्रॉपर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते कैसे हैं आपको उस लेक्चर में मिल जाएगा। तो अभी इसके अंदर मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि एक्चुअल में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ताकि इसके साथ ही अभी लिखा है तो उसको भी कवर कर ही लेते हैं थोड़ा बहुत। तो सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, मैंने जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, देखो मेरे पढ़ाने का तरीका वही था कि एक टॉपिक को पकड़ेंगे, ठीक है, चाहे वो किसी से भी कहीं का भी हो, फिर उसको हमारी पॉलिटी से रिलेट करवाएंगे ताकि हमारे दिमाग में क्या हो, फिक्स्ड हो जाए। ठीक है, अब ज्यादा दिनों तक याद रखने के लिए क्या करेंगे, देखो हमें राज्य व्यवस्था तो पता नहीं, हमें पॉलिटी तो पता नहीं है, इंडियन पॉलिटी, तो हमें क्या पता है, हम उस पर ध्यान करते हैं। देखो, कोई भी कंपनी है, जैसे हर बार मैंने बोला है कि एक कंपनी का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं मैं। पहले जो लेक्चर था उसमें भी एक कंपनी का एग्जाम्पल ले रखा था, तो अभी भी एक कंपनी का ही एग्जाम्पल लेंगे। तो एक कंपनी है, तो उस कंपनी को चलाने के लिए क्या सबसे पहले क्या हो, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो होता है ना, एक टेबल हो गई, फिर यहाँ पर मेन हेड हो गया, फिर यहाँ पर अलग अलग हो गए, फिर ये डिस्कशन करते हैं। तो वही चीज है, ठीक है। तो वही चीज एक तरह से ये बनाएगी। अभी अब कैसे बनाएगी वो हम देखते हैं। देखो, एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी में ये सारे इतने बैठे हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो हम बोलेंगे, इसको हम पॉलिटी के नजरिए से बोलेंगे। इसके अंदर क्या बोलते हैं हम, एक तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, या फिर कंपनी के एम्प्लॉय जो होते हैं, जो कोई भी चीज किसी भी कंपनी में इंप्लीमेंट करने के लिए फ्यूचर में क्या क्या सही होगा, क्या क्या नहीं होगा, उसको एक तरह से डेवलप करते हैं। तो वो कंपनी का है। अब इसी को रिलेट करते हैं इंडियन पॉलिटी से। इंडियन पॉलिटी क्या है, ये जो हमारी एक तरह से क्या है, ग्रुप है लोगों का। उस ग्रुप को क्या है, सबसे पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले क्या बनाएगी हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी होगी। तो जो ग्रुप ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसी को क्या कह रहे हैं हम, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये चीज मैंने पहले ही बता रखी है, दोबारा बता रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले देखो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई, ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल बन गए। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनने का मेन कारण क्या, देखो हमारी जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत बड़ा है, ठीक है। हमारे देश में डाइवर्सिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। अलग अलग मुस्लिम्स, सिख और हिंदूज, ये सारे के सारे क्या अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी हमारे मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे। तो एक तरह से यही क्या है कि सबके अलग अलग थॉट्स थे, ठीक है। अब उन थॉट्स को, इतना तो पता ही होगा, ठीक है, उन अलग अलग थॉट्स को पूरा करने के लिए देखो सबके अलग अलग थॉट्स होंगे, तो कहीं ना कहीं एक डिस्कशन होगा। वो डिस्कशन जो था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था, ठीक है। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, ठीक है। अब सब चीज को अच्छे से करने के लिए, इतने सारे जो डाइवर्सिटी को अच्छे से स्प्रेड करने के लिए, अच्छे से स्टार्टिंग करने के लिए क्या करेंगे, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर होगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में खाली थोड़ी बैठेंगे, कुछ तो प्लानिंग करेंगे। तो ठीक है, तो क्या बनेगी, प्लानिंग, यानी कि ये जो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पहले तो क्या, वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने के लिए क्या क्या पॉइंट्स है, पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, ठीक है, पहली। दूसरी क्या है, ये प्लान्ड होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरी, देखो हमने बैठा भी लिए,
प्लान भी कर लिया। अब देखो उस प्लानिंग को सक्सेसफुल लाने में क्या करेंगे, सबसे पहले अब इतनी बड़ी चीज है, डाइवर्सिटी है भाई, ये सब अपना अपना पॉइंट बताएंगे भी तो इतने सारे पॉइंट हो जाएंगे, दो दो पॉइंट भी बताएंगे तो क्या है उसको कहीं ना कहीं लिखेंगे जरूर। ठीक है, अब हमने डिस्कशन किया, प्लान भी कर लिया, अब हम बैठे, अब बैठ के क्या किया हमने, उसको क्या करे एक साइड एक कॉडिफाइड डॉक्यूमेंट, इसको एक डॉक्यूमेंट का रूप दे दिया जिसको हम कहते हैं सिंगल कॉडिफाइड डॉक्यूमेंट। इसको क्या कहते हैं हम, सिंगल कोडिफाइड डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब देखो हम मैंने डॉक्यूमेंट भी बना लिया, हमने डॉक्यूमेंट भी बना लिया। अब देखो, अब डॉक्यूमेंट भी जब बना लिया तो उस डॉक्यूमेंट में क्या करेंगे हम, तो उस डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, कहीं ना कहीं उसको एक डेट ऑफ डॉक्यूमेंट बनने की कोई तारीख होगी। ठीक है, उस तारीख को क्या कहते हैं, डेट ऑफ इनेक्टमेंट। डेट ऑफ इनेक्टमेंट जो क्या है हमारी 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये है डेट ऑफ इनेक्टमेंट। अब देखो जब ये डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है, इस डॉक्यूमेंट बनने की डेट को हम डेट ऑफ इनेक्टमेंट कहते हैं। ठीक है, अधिनियम जिसको हम कहते हैं हिंदी में। अब जो नेक्स्ट आ जाता है कि जब डेट ऑफ इनेक्टमेंट हो गया, बन गया, अब देखो उसको इंप्लीमेंट भी तो करेंगे। अब ऐसे थोड़ी हमने बना के धर लिया अपने बक्से में और खत्म, बस अब उसको इनेक्ट भी तो करना है, देश में लागू भी तो करना है। और वो लागू करने की डेट क्या है, उसको कहते हैं डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की क्या डेट है, 26 जनवरी 1950, जो हम 26 जनवरी मनाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन किसका, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। देखो अब सीधी सी बात है, जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है, तब क्या आ जाएगा हमारे एक तरह से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, बनके तैयार हो जाएगा। तो देखो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो पॉइंट्स हैं, देखो मैंने एक सीरीज में एक तरह से कहानी के रूप में इसको बताया। ठीक है, तो यही पॉइंट्स हैं इसके। ठीक है, तो किसी भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने के लिए क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, पहला उसके एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, दूसरा वो प्लान्ड होना चाहिए, तीसरा उसका सिंगल कॉडिफाइड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो इनेक्टेड होना चाहिए, और क्या हो जाए वो इम्प्लीमेंटेड, अगर इनेक्ट होगा तो इम्प्लीमेंट भी होगा, तो वो इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो जो मेन क्या है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा क्या है, देखो जो हमारे सेंटर और जो स्टेट है, ठीक है, सेंटर और स्टेट की हमने अभी पढ़ा था जैसे 7 शेड्यूल है। ठीक है, 7 शेड्यूल में पावर डिवीजन पढ़ा था हमारे लास्ट लेक्चर में। ठीक है, उसमें क्या था कि जो सेंटर की पावर अलग थी, स्टेट की पावर अलग थी, सेंटर में अलग सब्जेक्ट्स थे, स्टेट के अलग सब्जेक्ट्स थे। तो कहीं ना कहीं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं सेंटर और स्टेट के अंदर बीच में डिस्प्यूट पैदा ना हो, इसलिए ही ये हेल्प करता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि सेंटर और स्टेट के अंदर क्या हो ना हो, डिस्प्यूट ना हो, लड़ाइयां ना हो, ताकि जो हमारा राज्य व्यवस्था है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या करें, चलती रहे। अब यहाँ हो गया हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म। मतलब आपको समझ में आया होगा जितना भी मैंने बताया। बाकी इसी का ही मैंने बहुत अच्छे से एक अपनी वीडियो बनाई है क्लियरली, उसमें आप देख लो, वो ज्यादा अच्छे से और पता चल जाएगा। बाकी मैंने वैसे इसमें भी अच्छे से कवर करवा दिया। बाकी दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में कठोरता से मतलब क्या है, एक तरह से क्या कठोरपन होना, यानी कि एक तरह से वो पत्थर होता है ना, पत्थर कठोर होता है, ठीक है, रिजिड होता है एकदम, तो वो क्या है रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के अंदर कठोरता भी होनी चाहिए। अब रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी पहले लेक्चर का पार्ट है, ये सेम एक लेक्चर में दोनों मिल जाएंगे, इसलिए मैंने इसलिए छोटा पार्ट में डिवाइड किया है, ताकि यहाँ पर छोटे में है। जो मेन हम पढ़ेंगे वो है हमारा जो अलग से बिल्कुल एक नया टॉपिक है, वो अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स है। बाकी यहाँ पर आ जाता है रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा, कि संविधान में कठोरता से मतलब क्या है, संविधान में कठोरता से मतलब क्या है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स हैं वो क्या है, कठोर है। कठोर से मतलब क्या है, उनको चेंज करना, अमेंड करना मुश्किल है, यानी कि एक पर्टिकुलर मेजॉरिटी ही चाहिए उसको अमेंड करने के लिए, यानी कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट से ही वो अमेंड होगा। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं, उनको चेंज करना बाकी अधिकार यानी कि बाकी आर्टिकल्स से चेंज करने में बहुत ज्यादा डिफरेंट है और डिफिकल्ट है। तो उसी को अब वो क्यों बनाए गए हैं, पहला रीजन क्या है उसका, ये देखो, पहला है ताकि हमारे जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, लोगों के इंडिविजुअल राइट्स हैं, ठीक है, वो क्या हो, एक तरह से
प्रोटेक्ट हो पाए, ताकि जो हमारी सेंटर है, हमारी स्टेट है, वो एक तरह से क्या हो, हम अपनी चीजें लोगों पर थोप ना सकें, लोगों को एक्सप्लॉइट ना हो सके। तो कहीं ना कहीं जो भी सेंट्रल लॉ बनाती है, कहीं ना कहीं वो हर, ये तो जरूरी है हर बार वो अच्छा ही इंपैक्ट डाले, कहीं ना कहीं बेकार भी इंपैक्ट डाल सकता है। तो क्या वो क्या है, इसलिए रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ताकि जो हमारी गवर्नमेंट है वो निरंकुश ना हो सके। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, क्या है, पहला पॉइंट है प्रोटेक्शन फॉर इंडिविजुअल राइट। दूसरा पॉइंट क्या है, अवॉइड द स्टेट टू बिकम टोटलिटेरियन। सेम वही चीज है, यानी कि टोटलिटेरियन का मतलब क्या है, एक तरह से मनमानी, जो सेंटर है वो अपनी मनमानी ना करने लगे। अगर देखो रिजिडिटी नहीं हो, कोई भी एक तरह से कठोरता नहीं होगी, तो एकदम से कोई भी बिल लाएगा और वो तुरंत पास हो जाएगा। तो ये चीज थोड़ा इजी हो जाएगी इनके लिए, कोई भी चीज अप्लाई करने के लिए। तो इसी चीज को रोकने के लिए ये रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आया है। ठीक है, अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पे, जो हमारा इंपॉर्टेंट है, जो मेन जिसके लिए लेक्चर है, वो है अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स। अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स बेसिकली क्या कहते हैं, देखो, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स का मतलब क्या होता है, जब सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होता है, तो उस डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, उस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए किसको बुलाएंगे हम, जुडिशरी को बुलाएंगे। ठीक है, न्यायपालिका को बुलाएंगे, जो इन दोनों का एक तरह से मध्यस्थकर्ता होगा, मीडिएटर होगा, इन दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दोनों की डिस्प्यूट्स को क्या करेगा, वो सॉल्व करेगा। अब देखो, ये जो डिस्प्यूट जो सॉल्व होंगे वो दो टाइप से होंगे। अब देखो वो कौन कौन से, यानी कि जो अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स है, यानी कि वो जुडिशरी जो है वो अंडरस्टैंड बाय द टू कॉन्सेप्ट, ये दो कॉन्सेप्ट से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। अब वो पहला क्या है, पहला, इट इज द जुडिशरी विच डिसाइड ओवर द डिस्प्यूट। ठीक है, ये अकेला जो जुडिशरी होता है वो डिसाइड करेगा, जो डिस्प्यूट्स, जो वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा, क्या डिस्प्यूट्स करेगा, यानी कि सॉल्व करेगा, किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में क्या करेगा, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेगा। और दूसरा, सेंटर और एक से ज्यादा, यानी कि देखो अब बहुत सारे केसेस है, सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हुआ, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए, और सेंटर और एक या एक से ज्यादा स्टेट के साथ सेंटर का कुछ विवाद हुआ, उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेगा, जुडिशरी बीच में एज ए मीडिएटर बनेगा। वो कैसे बनेगा, देखो, जो जुडिशरी होगा, ठीक है, अब देखो सेंटर और स्टेट है, ठीक है, अब देखो सेंटर और स्टेट है, तो सेंटर की बात आती है तो सीधी सी बात है, जो मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का होगा। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, कि जो जुडिशरी होगा, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा, यहां पर हाई कोर्ट जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है, यहां पर हाई कोर्ट नहीं होगा। तो यहां पर जो मेन सोल आर्बिट्रेटर है, यानी कि जो मेन मीडिएटर है, या निपटारा करता है, या रिजॉल्वर है, वो कौन है, हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब यहां पर जो जुडिशरी है, जुडिशरी का यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मेन काम क्या है, सेंटर और स्टेट के बीच में रिजॉल्व करना, सेंटर और इससे दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना। तो ये चीज तो हमने पढ़ ली, और ये मेन इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, सोल आर्बिट्रेटर है। ठीक है, अब जो पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया, अब आ जाते हैं, मूव करते हैं दूसरे पॉइंट पे। देखो दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, जहां पर पहला सुप्रीम कोर्ट और कौन, हाई कोर्ट, दोनों क्या है, एक चीफ इंटरप्रिटेटर है, किसके, प्रोविजंस के। चीफ इंटरप्रिटेटर से मतलब क्या है, सुनना, तो चीफ इंटरप्रिटेटर से मतलब क्या है, कि जो हमारा जुडिशरी है, जुडिशरी को ये पावर है कि हम जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें जो लिखी हुई हैं उसको वो कैसे इंटरप्रिटेट करे। अब इंटरप्रिटेशन से क्या मतलब है, कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्या है, जो हमारे प्रोविजंस हैं, बहुत सारे प्रोविजंस है, अलग अलग जगह से उठाए गए हैं, जैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया है, यूएस से है, जर्मनी है, अलग अलग जगह से लिए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे आर्टिकल्स हैं, प्रोविजंस, अलग अलग जगह से लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बल्कि हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंटल, एक तरह से भावार्थक है। ठीक है, जो भावार्थक है और आर्ग्यूमेंटल है, वो ना, तो कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, कोई मैं पढ़ूंगा उसको कुछ और मीनिंग निकालूंगा, दूसरा पढ़ेगा उसको कुछ और मीनिंग निकालेगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, आर्ग्यूमेंटल है। ठीक है, तो ठीक है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आर्गुमेंटेशन को सॉल्व करने के लिए क्या है, मेन यहां पर कौन आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आ रहा है। ठीक है, अब देखो सेंटर और बीच स्टेट के बीच में किसी भी प्रोविजन पे लड़ाई होनी शुरू हो गई। ठीक है, अब बोलेगा सेंटर नहीं ये मेरे उसमें आता है, सेंटर स्टेट बोलेगा नहीं ये मेरे उसमें आता है। अब देखो अब दोनों को दो अलग बॉडी है, दोनों को सोचने का अलग तरीका है,
तो क्या करेंगे, इसके अंदर मेन कौन, वो चीफ इंटरप्रिटेटर, यानी कि इसको समझने वाला कौन होगा और समझाने वाला कौन होगा, जो पावर है जिसके पास, वो किसके पास है, जुडिशरी के पास। ठीक है, तो यहाँ पर जो पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास, कि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजन है उसको कैसे इंटरप्रिटेट करे, प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन उसको कैसे इंटरप्रिटेट करे। तो इसीलिए जो जुडिशरी है, दैट्स व्हाई जुडिशरी हैज द पावर टू इंटरप्रेट द प्रोविजंस रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो लाइन है ये क्या है, वही मतलब है जो मैंने ऊपर लिखी है, जो मैंने बताया है कि जुडिशरी के पास ही पावर है कि वो कैसे इंटरप्रिटेट किसी भी प्रोविजंस का जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो कैसे करे। देखो ये टॉपिक अब यहाँ पर हमारा जो DSWR है वो यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आएगा व्हाट इज फेडरल, यूनिटरी और क्वासी फेडरल। ये मैंने आपको वैसे भी बता दिए हैं, मगर अगले लेक्चर में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए आएगा कि एक्चुअल में मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, वही छोटा सा लेक्चर होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।